ये वाक़या मेरे साथ तब पेश आया जब मेरी उम्र तकरीबन 20-22 के लगभग थी। आज बाग में पहरा देने की बारी मेरी थी। मैंने अपना डंडा संभाला और पहरा देने के लिए बाग में दाखिल हो गया। आज चांद की 13 या 14 तारीख थी। तभी तो बाग में हर तरफ चांद की रोशनी फैली थी। जून का महीना चल रहा था, लेकिन आज गर्मी किसी कदर कम थी। शायद चांद की ठंडक की वजह से था। चांद की चांदनी में हर शय दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। मैं चलता हुआ आम के दरख्त के नीचे आकर बैठ गया और मैंने दरख्त के तने के साथ टेक लगा ली। धीमी धीमी हवा चल रही थी। कुछ ही पल में मुझ पर नींद का गलबा छाने लगा। अचानक मेरे नथनों में तेज खुशबू दाखिल होना शुरू हो गई। मैंने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी। मैंने खड़े होकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अचानक मेरी नजरें एक तरफ ठहर गईं। अमरूद के पेड़ के पीछे कोई चीज हरकत कर रही थी। मैं दबे पांव उसी तरफ बढ़ने लगा। आगे जाकर मैं रुक गया, क्योंकि चांद की रोशनी की वजह से मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। क्या देखता हूं कि एक लंबा सांप जमीन पर लोट पोट रहा है और वो तेज खुशबू उधर से ही आ रही थी। पहले तो मैं समझा कि सांप शायद जमीन पर तड़प रहा है, लेकिन फिर अचानक मेरी नजरें उसके सर की तरफ पड़ी तो मैं डर गया, क्योंकि वहां हल्के हल्के इंसानी नक्कुश उभर रहे थे और देखते ही देखते उस सांप में से इंसानी आज़ा निकलना शुरू हो गए और कुछ ही देर में मेरे सामने जमीन पर आड़ी तिरछी एक औरत लेटी हुई थी। उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था। फिर उसने अपना सर ऊपर उठाया और अपने चेहरे से बाल हटाए। लोग कहते हैं कि नागन की आंखें भूरी या नीली होती हैं, लेकिन उस नागन की आंखें हमारी आंखों जैसी ही थी। बस फर्क ये था कि उसकी आंखें कुछ ज्यादा बड़ी थी और उसमें बला की चमक थी। फिर उसने एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली और खड़ी हो गई। उसके लंबे लंबे बाल घुटनों को छू रहे थे, मगर अचानक वो अपनी नाक को सुकेड़ने लगी और बेताबी से इर्द गिर्द देखने लगी। उसके मुंह से शूं शूं जैसी आवाजें निकल रही थी। फिर वो बोली, तुम जो कोई भी हो यहाँ आओ। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। पूरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया। मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। अरे मैंने कहा, इधर आओ मेरे पास। और मैं मरता क्या ना करता के मिज़दाक हौले से चलता हुआ उसके सामने चला आया और उसके करीब जाकर तो मैं और भी डर रहा था। जरा सोचिए, अगर आपका पाला हकीकत में किसी नागन से पड़े तो आप पर क्या बीतेगी। मेरे पांव बुरी तरह कांप रहे थे और मैं बार बार दिल ही दिल में खुदा को याद कर रहा था। मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी, ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अगर हम इतने खतरनाक होते तो तुम लोगों को नुकसान ना पहुंचाते। जब से ये बाग लगा है तब से हम इसी जगह रहते हैं, मगर आज तुमने हमें देख लिया। खैर कोई बात नहीं, तुमने कौन सा जानबूझकर ऐसा किया है। इधर दरख्त ज्यादा घने और बड़े हैं, इसलिए हम इधर ही रहते हैं और यही हमारा घर है। तुमने मुझे देखा है, इस बात का जिक्र किसी और से मत करना, वरना सब लोग हिरासां हो जाएंगे। और हाँ, एक बात और, कोशिश करना कि चांद की 12, 13 और 14 तारीख को यहाँ का रुख न करना, और दूसरे लोगों से भी कह देना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी वक्त गुजर गया। और ये कहकर वो ज़मीन पर लोटपोट होने लगी। कुछ ही देर में वहाँ ज़मीन पर एक सांप था। फिर वो रेंगते हुए करीबी दरख्तों के झुंड में गायब हो गई और मैंने फौरन वापस अपने झोंपड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। चांद की चांदनी आसमान को छू रही थी। वो बार बार अपने बालों को नोच रही थी। उसकी ऐसी हालत को 1 माह से ज्यादा का अरसा बीत चुका था। चांदनी मेरे चाचू की सबसे बड़ी बेटी थी। मेरे सारे ददियाल वाले गांव लद्दा सिंह मोकल में रहते थे, जबकि मेरे ननियाल वाले कोठा कला में रहते थे। शादी के बाद मेरी अम्मी की मेरे ददियाल वालों से ना बनी, तो वो मेरे अब्बू को लेकर अपने मैके कोठा कला में आकर बस गई। तो मैं बात कर रहा था चांदनी की, तो चांदनी की हालत बहुत दगरगूं थी। ये बात तो सबको पता चल गई थी कि उस पर किसी जिन का साया हो गया है, लेकिन जिन से चांदनी को कैसे आज़ाद करवाया जाए, ये सबके लिए सवालिया निशान बना हुआ था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने मेरे चाचू को एक मौलवी के मुतालिक बताया कि फला मौलवी इसका तोड़ कर सकता है। तो मेरे चाचू ने जल्दी से उसका पता नोट किया और अगले ही दिन वो मौलवी को लेने उनके गांव पहुंच गए। मौलवी ने आते ही एक तायराना नज़र चांदनी पर डाली
और चांदनी के हाथों की छोटी उंगली पकड़कर कुछ पूछने लगा कि अचानक चांदनी का हाथ ऊपर उठा और चटाख की आवाज के साथ एक थप्पड़ मौलवी के गाल पर पड़ा तो मौलवी बेचारा तकलीफ से दोहरा हो गया। यही नहीं, चांदनी ने मजीद थप्पड़ों की बरसात मौलवी के चेहरे पर कर दी तो मौलवी का चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख हो गया। तू हमसे सवालात करता है? चांदनी के मुंह से मर्द और औरत की मिली जुली आवाजें निकल रही थी। अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना हम तेरी हालत बहुत बुरी कर देंगे। ये सुनते ही मौलवी ने मेरे चाचू से माजरत की और घर से चलता बना। करीब ही खड़ी चंदा, जो कि मेरी बहन थी और उसकी शादी मेरे फुप्पोजाद से हुई थी। चंदा से चांदनी की हालत देखी न गई। चंदा हाफिज कुरान थी। वो अपने कमरे में आई, एक गिलास में साफ पानी लिया और उस पर सूरह जिन पढ़कर दम किया और पानी का गिलास लिए घर के सहन में आ गई, जहां चांदनी बैठी हाँप रही थी। चंदा ने जाते ही वो पानी चांदनी के मुंह पर छिड़क दिया। पानी का मुंह पर पड़ना था कि चांदनी के चेहरे से शू शू के साथ धुआं निकलना शुरू हो गया और साथ ही चांदनी के मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगी। सहन में अचानक जैसे तूफान आ गया और फिर उसी दौरान चंदा और चांदनी दोनों बेहोश हो गईं। कुछ देर बाद दोनों को होश आ गया, लेकिन पहले की निस्बत चांदनी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन चंदा की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। चंदा की आंखें सुर्ख हो रही थी। सारे घर वाले चंदा की ये हालत देखकर बहुत परेशान थे। चंदा ने जो पानी चांदनी पर फेंका था, उसकी वजह से चांदनी के अंदर जो जिन था उसका चेहरा जल गया था, इसलिए उसने चांदनी को छोड़ दिया और अब चंदा की बारी थी। लेकिन जब वो चंदा के जिस्म पर काबिज हुआ तो उसे पता चला कि ये हाफिज कुरान है, लिहाजा वो चंदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए उसने चंदा से कहा, तुमने जैसे हमारा चेहरा जलाया है उसी तरह इसे ठीक कर दो। चंदा ने हामी भर ली और फिर रोज़ चंदा सूरा रहमान का पानी उस जिन के चेहरे पर छिड़क दी और फिर रफ्ता रफ्ता वो जिन ठीक हो गया और उसी दौरान उसकी चंदा से दोस्ती हो गई। वो अब भी चंदा के पास आता है। चंदा चाहे तो उससे कई तरह के काम ले सकती है, लेकिन वो उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। वो जानती है कि उसने अगर जिन्नात से कोई काम लिया तो न जाने उस काम के बदले वो कितने काम निकलवाएंगे। रात 1:30 बजे का वक्त रहा होगा जब नासिर खेतों को पानी देकर वापस आ रहा था। जिस रास्ते से गुजरकर उसने घर आना था, उस रास्ते में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का दरबार था और उस दरबार के बारे में मशहूर था कि यहाँ हर जुमेरात को शेर और सांप दरबार वाले बुजुर्ग को सलाम करने आते हैं। जिन पाँव पर वो आते हैं उन्हीं पाँव पर वापस जाते हैं, यानी उल्टे कदमों वापस जाते हैं। चांद ने अपनी चांदनी हर सू फैलाई हुई थी, जिससे हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही थी। गीदड़ों और झींगरों की आवाज़ें माहौल को और भी हैबतनाक बना रही थी। नासिर को पता था कि आज जुमेरात है, कहीं लोगों की ये बातें सच ना हों। अगर सच में शेर और सांप से सामना हो गया तो इसी तरह की कई बातें उसके दिल में जन्म ले रही थी। फिर भी वो अपने दिल को मजबूत किए आगे बढ़ता रहा था। अचानक उसकी आंखों में दूर से लश्कारे पड़ने लगे। वो लश्कारे ज़मीन पर रेंगती हुई किसी चीज़ से निकल रहे थे। उसने गौर से देखा तो उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। उसने तो कभी भी ना सोचा था कि लोगों की बातें वो अपनी आंखों से सच होता देखेगा। खौफ से उसके पांव कांप रहे थे। उससे 20-30 कदम की दूरी पर सांप और शेरनी अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ आगे दरबार शरीफ की तरफ बढ़ रहे थे। उसे आज यकीन हुआ था कि लोगों की बातें दकियानूसी नहीं बल्कि हकीकी थी। वो लश्कारे उस चमकदार सांप की खाल से निकल रहे थे। खैर, दोनों वहां दरबार शरीफ पर पहुंचकर सलाम किया। कुछ देर वो वहीं खड़े रहे। उसके बाद शेर अपने पांव पर उल्टा पीछे की तरफ खिसकने लगा। अरे, ये तो सच में दरबार की तरफ पीठ नहीं कर रहे, जैसे गए थे वैसे आ रहे हैं। और ये सोचते हुए नासिर दरख्त के अकब में छुप गया। कुछ देर बाद सांप और शेर वहां से गुजर गए और नासिर ने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। अगले 2 रोज तक नासिर को बुखार रहा। जब वो थोड़ा सा होश में आया तो उसने सारा वाक़या अपनी माँ को सुना दिया, जिसे सुनकर उसकी माँ ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया, क्योंकि उसका बेटा सही सलामत घर वापस आ गया था। ख्वाजा सराओं के बारे में आप सबने सुना ही होगा और यकीनन देखा भी होगा कि ये हमारी ही तरह होते हैं। ये खुद को मोनिस बोलते हैं और लोग इन्हें मुज़क्कर गर्दानते हैं।
अगर मैं आपसे कहूँ कि जिन भी ख्वाजा सरा हैं तो कितनी दिलचस्प बात होगी, है ना ताज्जुब की बात। जो जिन्नात ख्वाजा सरा होते हैं अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी जादुई ताकतें होती हैं और उन्हीं ताकतों की मदद से वो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। ये बहुत ही शरीर होते हैं। खैर, मैं यहाँ पर उन्हें मोनिस कह रहा हूँ। नत्थो, कजरी और बिंदिया, इन तीनों ख्वाजा सराओं की टोली हिंदुस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो गई, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान में किसी जिन से पता चला कि पाकिस्तान के फलां गांव में एक औरत बहुत अक्लमंद और बहादुर रहती है। लिहाजा उन्होंने उस बेचारी औरत को दबोचने की ठानी और इसी मकसद की तकमील के लिए वो तीनों हिंदुस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद उन्हें उनका मतलूबा गांव मिल गया और वो औरत भी। लिहाजा वो तीनों गैबी हालत में उनके घर में दाखिल हो गई और उस औरत का जायजा लेने लगी। अरियो कजरी, जरा देख तो सही कैसे ठुमक ठुमक कर चलती है। बिंदिया ने कदरी की तवज्जो उस औरत की चाल की तरफ दिलाते हुए कहा। हाँ हाँ, इसकी चाल तो काफी मस्तानी है। कजरी ने अपने पाँव में पहनी हुई पाजेब को हिलाते हुए कहा। और जब ये हमारी दहली में जाकर नाचेगी तब तो और भी मजा आएगा। मेरे ख्याल में बम्बई लेकर चलें। नथो ने अपना ख्याल जाहिर किया। याद है ना, पिछली दफा बम्बई में काफी धूम मची हुई थी। नहीं, ये दिल्ली में जाकर दिल्ली लूटेगी, बिंदिया ने कहा तो उसके साथ कजरी ने भी हाँ में सर हिला दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुम दोनों कहो। वैसे बम्बई में नाचे या दिल्ली में, हमने तो इसे वहां ले जाकर नचवाना ही है। कौन सी इससे पूजा करवानी है। और फिर तीनों कह कहे लगाकर हंस पड़ी। उस औरत का नाम मीरा था और उसके 4 बच्चे थे। मीरा इतने बच्चों की माँ होने के बावजूद नौजवान औरत दिखती थी। मीरा का शोहर गांव में ही मेहनत मजदूरी करता था। शाम का धुंधल का हर तरफ फैल रहा था और फिर देखते ही देखते रात ने सारे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया। आसमान पर से चांद बिल्कुल गायब था। बादलों के छोटे छोटे आवारा टुकड़े आसमान पर महवे रक्स थे। मीरा के घर वाले अपने अपने बिस्तरों में दुबके पड़े थे। ऐसे पुरहोल सन्नाटे में 3 साए अचानक मीरा के घर के सहन में जाहिर हुए और चुपके से मीरा की चारपाई की तरफ बढ़ने लगे। चारपाई के पास पहुंचकर एक साए ने पाए की तरफ खड़े होकर अपने हाथ की उंगली मीरा की तरफ की तो उसमें से शुआएं निकलकर मीरा के जिस्म में दाखिल होने लगी। मीरा चंद लम्हे कसमसाई, फिर आराम से सो गई। वो तीनों साए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अगले ही लम्हे वो तीनों मीरा समेत वहां से गायब थे। मीरा को जब होश आया तो वो घबरा कर उठ बैठी, क्योंकि वो किसी अनजानी जगह पर थी। मीरा के साथ कोई और औरत भी लेटी हुई थी। वो औरत मीरा के लिए बिल्कुल अनजान थी। मीरा ने उसे झंझोड़ कर उठाया तो वो औरत हड़बड़ा कर उठ बैठी। पहले तो वो मीरा को तकती रही, फिर सहमे हुए बोली, बहन मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? अरे ये तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे? अभी वो दोनों आपस में बातें कर रही थी कि उनके करीब धुआं फैलना शुरू हो गया और जब वो धुआं ख़त्म हुआ तो वहाँ वही तीनों ख्वाजा सरा थी। वो दोनों डर कर एक दूसरे से चिमट गईं। डर के मारे उनके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे थे। अरे अरे, तुम दोनों को हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम तुम दोनों को कुछ नहीं कहेंगे। तुमको खुदा का वास्ता हमें घर जाने दो, मेरे बच्चे रो रहे होंगे, मीरा ने रोते हुए कहा। जबकि उसके साथ वाली औरत का भी यही हाल था। वो भी अपने घर जाने के लिए तड़प रही थी। जाने देंगे, बल्कि हम तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ कर आएंगे, लेकिन इससे पहले तुम दोनों को हमारी एक शर्त पूरी करना होगी। शर्त? कैसी शर्त? नूरा और मीरा के साथ वाली औरत ने पूछा। पहले तो उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कजरी ने उनसे कहा, तुम दोनों को नाचना होगा। क्या? उन दोनों के चेहरे का रंग ही बदल गया। मीरा बेचारी 5 वक्त की पक्की नमाजी और ऐसे कामों से दूर रहने वाली आज किस चक्रव्यूह में फंस गई थी। देखो, हम दोनों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हैं, हमें माफ़ कर दो और हमें हमारे घर जाने दो। पहली बात कि तुम दोनों इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हो, बल्कि हिंदुस्तान में हो। अगर हम तुम दोनों को छोड़ भी दें तो तुम दोनों अपने घर कभी भी नहीं पहुंच सकोगी। और दूसरी बात, हम कौन सी मखलूक हैं ये भी तुम दोनों जान गई हो। लिहाजा बेहतर यही है कि हमारी शर्त मानो। अगर तुम दोनों हमारी शर्त मान जाओगी तो
हम तुम्हें पलक झपकते में तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। लेकिन हमें तो नाचना नहीं आता, नूरा बेचारी ने पल्लू से आंसू साफ करते हुए कहा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। नूरा ने एक नज़र मीरा की तरफ देखा, जैसे उसकी रजामंदी जानना चाहती हो, और मीरा ने इस बात में सर हिला दिया। मतलब वो दोनों तैयार थीं और अगले ही लम्हे वो पांचों वहां से गायब थीं। वहां हर जगह लोगों का हुजूम था। औरतों और मर्दों के माथों पर लगे हुए तिलक इस बात के गमास थे कि वो इस वक्त सचमुच हिंदुस्तान में हैं। बिंदिया ने घुंघरू उन दोनों की तरफ उछाले, जो आगे बढ़ते हुए उनके पांव से आ टकराए। उन दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर वो घुंघरू पहन लिए। चलो शुरू हो जाओ, नत्थों ने कहा। कजरी ने तबला उठाया और बजाने लगी, जबकि बिंदिया के हाथ में ढोलकी थी। मीरा और नूरा ने नाचना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द काफ़ी सारा हुजूम इकट्ठा हो गया। दोनों बेचारी शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। उन दोनों के लिए यही गनीमत था कि वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हैं। उन्हें अपने बच्चों और घर की फिक्र खाई जा रही थी। न जाने उनके शोहरों ने उन्हें घर में ना पाकर क्या क्या कयास आराइयाँ की होंगी। वहाँ खड़े लोगों ने उन दोनों पर पैसों की अच्छी खासी बरसात कर दी, मगर पैसों को पकड़ना तो दरकिनार उन तीनों ख्वाजा सरा जिनों ने देखना तक गवारा ना किया। खैर, उन दोनों को जैसा नाचना आता था वो नाचती रही। उनका नाच काफ़ी देर तक जारी रहा और फिर उनको कजरी ने अपने हाथ का इशारा करके रोक दिया। बिंदिया ने आगे बढ़कर उन्हें पानी पिलाया और फिर कुछ देर बाद वो एक खाली मैदान में थी। देखो, हमने तुम लोगों की शर्त पूरी कर दी, अब तो हमें हमारे घर छोड़ाओ, मीरा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे एक दूसरे की राय जानना चाहती हों, और फिर तीनों ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम दोनों अपने हाथ हमें पकड़ाओ और आंखें बंद कर लो। उन दोनों ने अपने हाथ उन्हें पकड़ाए और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब अपनी आंखें खोलो। ये सुनकर मीरा ने अपनी आंखें खोल दी तो वो अपने घर के आंगन में खड़ी थी, मगर नत्थो, नूरा और बिंदिया नहीं थी। वो तीनों कहाँ हैं? मीरा ने कजरी से पूछा। नत्थो और बिंदिया दोनों नूरा को छोड़ने पाकपतन गई हैं। ये रहा तुम्हारा इनाम। कजरी ने अपने हाथ का इशारा एक तरफ किया तो अचानक वहां पैसों का ढेर लग गया। मीरा बहुत अक्लमंद थी। उसने बड़ी शाइस्तगी से कहा, मेरे लिए सब कुछ मेरे बच्चे और मेरा शौहर है। आपने हमें सही सलामत हमारे घर पहुंचा दिया, हमारे लिए यही काफ़ी है। आप मेहरबानी करके अपने ये पैसे ले जाएं। उनकी बातें जारी थी कि इतने में मीरा के बच्चे दौड़ते हुए आए और मीरा से लिपट गए। कहाँ चली गई थी आप? वो बेटा, तुम लोगों की नानी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। मुँह अंधेरे ही तुम्हारा मामू मुझे लेने आ गया। मैंने तुम्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ खड़ी कजरी को उसके बच्चे नहीं देख पा रहे थे। वो सिर्फ मीरा को ही दिखाई दे रही थी। और फिर मीरा ने उसे जाने का कहा तो कजरी पैसों समेत वहाँ से गायब थी। मीरा ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। मीरा कोई और औरत नहीं बल्कि मेरी सगी दादी थी, जो कि अब भी जिंदा हैं। मैं जब भी गांव जाता हूं तो अपनी दादी से उनके बारे में ज़रूर पूछता हूं, क्योंकि वो अब भी मेरी दादी के पास आती हैं। यही नहीं, वो मेरी दादी के घर का काम भी करके जाती हैं, मसलन झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, मिर्चें पीसना वगैरह। अब वो मेरी दादी की सहेलियां बन गई हैं। लेकिन फिर उन लोगों ने मेरी दादी को कभी भी मजबूर नहीं किया कि हमें नाच कर दिखाओ। बस जब वो आती हैं तो मेरी दादी ऊंची आवाज़ में गाने लगा लेती है। लिहाजा अब वो मेरी दादी के पास आकर सिर्फ गाने ही सुनती हैं, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक मेरी दादी जिंदा हैं। वो जून की एक गर्म दोपहर थी। उस दोपहर की गर्मी में हर कोई गर्म लू से बचने के लिए आराम कर रहा था। चरिंद परिंद अपने घोंसलों में दुबके पड़े थे। पूरे माहौल पर एक गहरा सकूत तारी था। सारे लोग अपने अपने घरों में केलोले के लिए लेटे हुए थे। रानों के घरवाले बाग ठेके पर लेते और फल फरोख्त करते। अभी कुछ देर पहले ही रानों का शौहर मंडी में फल फरोख्त करके आया था। रानों की जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी, पर रानों बेचारी को क्या पता था कि उसकी बाहर जैसी जिंदगी में खिजा का मौसम वीरानी फैलाने वाला है। रानों ने अपने थके हुए शौहर को रोटी दी और खुद चहलकदमी की गर्ज से बाग के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। चलते चलते वो काफी दूर निकल आई। अब वो एक बहुत बड़े आम के दरख्त के नीचे खड़ी थी। उसकी तवज्जो उस पर लगे पके हुए आमों की तरफ हो गई।
अरे वाह, कितने प्यारे आम हैं। और ये कहते ही रानो ने नीचे पड़ा हुआ पत्थर उठाया और आमों की तरफ उछाल दिया। और फिर अचानक एक हल्की सी चीख उभरी जो शायद रानो को सुनाई नहीं दी थी। रानो ने एक और पत्थर उठाया और आमों की तरफ उछाल दिया, लेकिन आम कोई नहीं गिरा, मगर रानो के चेहरे पर कोई चीज़ आ गिरी थी, जैसे पानी। जब रानो ने उसे देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पानी नहीं बल्कि वो खून था। लेकिन आम के दरख्त से ये कैसा खून? रानो के पांव खौफ की वजह से हिल नहीं रहे थे। अभी वो भागने का सोच ही रही थी कि अचानक जबरदस्त फुंकार के साथ एक बहुत मोटा और लंबा सांप जमीन पर गिरा। रानो के रहे सहे औसान भी खता हो गए और देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत मर्द का रूप धार गया। ये क्या तरीका है किसी को तंग करने का? उस मर्द के माथे से खून बह रहा था। चुप क्यों हो? जवाब दो। वो सब लोग इस वक्त आराम कर रहे हैं और तुम? वो बातें किए जा रहा था, मगर उसकी आंखें रानो के सरापे पर टिकी हुई थी। वो मेरे। अभी वो इतना ही कह पाई थी कि अचानक उसके शौहर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो उसे ढूंढता हुआ उधर ही आ रहा था। उस आदमी ने अपनी ललचाई हुई नज़र रानो पर डाली, जैसे उसे कोई नायाब चीज़ मिल गई हो। वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ गायब हो गया। रानो, तुम यहाँ हो? और मैंने आधा बाग छान मारा। रानो के शौहर ने उसके पास आकर कहा तो वो चौंक गई। क्या हुआ? मैं बस चलते चलते इतनी दूर आ गई। अरे तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो इस कदर हब्स है ना, शायद इसलिए। मगर रानो ने सांप वाली बात अपने शौहर को ना बताई, क्योंकि वो अपने शौहर को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। लिहाजा वो खामोशी से अपने शौहर के साथ वापस लौट गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। रानो को अपने सीने पर बोझ सा महसूस हुआ। उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो धक से रह गई। उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। एक सियाह रंग का सांप रानो के सीने पर बैठा हुआ था। डर और खौफ से रानो की आवाज़ जैसे सीने में घुटकर रह गई। सांप की साहिराना आंखें रानो पर ही मरकूज थी। रानो बुदबनी लेटी हुई थी और फिर उसने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की और एक जोरदार चीख मारी। रानो की चीख सुनकर साथ में लेटे हुए तमाम लोग हड़बड़ा कर उठ बैठे। रानो मुसलसल चीखे जा रही थी। क्या हुआ? रानो की सास ने उसे शाने से पकड़कर झंझोड़ डाला। वो सांप। सांप? कहाँ है सांप? रानो के शौहर नवीद ने आगे बढ़कर कहा। देखो तो, यहाँ पर कोई भी सांप नहीं। तुमने जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा है। नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। सांप सच में था। नवीद, रानो को पानी पिलाओ। उसकी सास ने आगे बढ़कर उसके माथे पर आए पसीने को अपने पल्लू से साफ करते हुए कहा। रानो ने पानी पिया और अपनी चारपाई पर लेट गई, मगर अब उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसके जहन में गुज़िश्ता दिन वाला वाकया गर्दिश करने लगा। ये कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? इस तरह के कई सवालात उसके दिल में उठ रहे थे। वो जितना सोचती उतना ही उलझती जा रही थी। काश मैं उधर न जाती। इन्हीं सोचों के भंवर में फंसी कब उसे नींद आई उसे पता भी न चला। अगली सुबह हस्बे मामूल थी। सब लोग उठकर अपने कामों में जुट गए। रानो भी अपने काम में लग गई थी। रात वाला वाकया उसके जहन से बदस्तूर चिपका हुआ था। ये वाकया उसे अंदर से दहला गया था और फिर सारा दिन गुजर गया। रात ने अपनी काली दबीज चादर फैलाना शुरू कर दी। बाग में हर तरफ सन्नाटा छा चुका था। एक अजीब सी वीरानी थी। आज बाग में सब लोगों ने रात का खाना खाया और अपनी अपनी चारपाइयों पर लेट गए। फिर नींद की देवी ने उन सबको अपनी आगोश में ले लिया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक रानो को अपने जिस्म पर सरसराहट सी महसूस हुई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और ये देखकर वो दहल गई, क्योंकि गुज़िश्ता रात वाला सांप उसके साथ लेटा हुआ था और अपनी चमकीली आंखों से उसे घूर रहा था। रानो की बेख्तियार चीख निकल गई। रानो की चीख सुनकर सब लोग नींद से जाग गए, मगर जैसे ही उनकी नज़र रानो की चारपाई पर पड़ी तो वो सब हक्के बक्के रह गए। सब पर जैसे सख्ता तारी हो चुका था। खौफ और हैरत की मिलीजुली कैफियत लिए सब लोगों की नज़रें सांप पर मरकूज थी। रानो बेचारी एक तरफ सुखड़ी सिमटी खड़ी थी और फिर जो कुछ उन लोगों ने देखा वो उनकी हैरत को दो चंद करने के लिए काफ़ी था। चारपाई पर जिस जगह सांप था वहाँ हल्का हल्का सा धुआं फैलना शुरू हो गया और फिर कुछ ही पल में उनके सामने एक अजीब किस्म का आदमी खड़ा था। सब लोग हैरत से बुत बने उसको देख रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रानो के करीब आया और उसका बाजू पकड़कर मुखातिब हुआ।
یہ میری ہے اور میں اسے کسی بھی صورت میں حاصل کر کے رہوں گا۔ اگر تم لوگوں نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو تنبیہ کی اور پھر دوسرے ہی لمحے وہاں سے غائب ہو گیا۔ مطلب تمہاری باتیں سچ تھیں؟ رانو کی ساس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور پھر رانو زارو قطار رونے لگی۔ رات کے اس پرہول سناٹے میں رانو کی آہوں کے ساتھ اس کی ساس کی بھی سسکیاں شامل ہو گئیں، اور یہ رات بھی اپنی تمام تر خوفناکیوں کے ساتھ گزر گئی۔ صبح کا سورج ان سب کے لیے اداسی اور پریشانی لیے طلوع ہوا، کیونکہ رانو کی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں سانپ سانپ کہہ رہی تھی۔ رانو کا شوہر نوید جلدی سے قریبی ایک حکیم کو بلا لایا، اور اس نے آ کر جب رانو کو دیکھا، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ حکیم نے رانو کے شوہر سے پوچھا۔ جواباً نوید نے سب کچھ حکیم کے گوش گزار کر دیا۔ ارے میاں، تو یہ کام حکیموں والا نہیں بلکہ کسی اللہ والے سے کراؤ۔ مگر حکیم صاحب، ہم تو ساہیوال میں نئے ہیں، ہمیں تو کسی اللہ والے کے بارے میں نہیں معلوم۔ مگر مجھے معلوم ہے۔ یہ کہتے ہوئے حکیم نے اپنے تھیلے سے ایک ڈائری نکالی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ یہ رہا، یہ لو پتہ۔ ان کا نام حافظ عبداللطیف ہے اور یہ پاس کے گاؤں میں رہتے ہیں۔ تم جلدی سے جاؤ اور انہیں یہاں لے آؤ۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ جاؤ بیٹا، جلدی سے انہیں لے آؤ۔ مجھ سے تو رانو کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ رانو کی ساس نے رانو کو ہاتھ کے پنکھے سے ہوا دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اماں، میں جا رہا ہوں بابا جی کو لینے۔ یہ کہہ کر نوید جلدی جلدی وہاں سے نکل گیا، اور رانو کی ساس ایک ٹھنڈی آہ بھر کر پھر سے رانو کو پنکھا جھلنے میں مصروف ہو گئی۔ جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا، گھر والوں کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور رانو کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ سب لوگ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، اور یوں ہی 2 گھنٹے بیت گئے، اور پھر ان لوگوں کو دور سے نوید آتا دکھائی دیا۔ نوید کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، جو غالباً بابا جی ہی تھے۔ انہوں نے پاس آ کر سب کو سلام کیا اور جلدی سے رانو کی چارپائی کی طرف بڑھ گئے۔ بابا جی، ذرا دیکھیے میری بچی کو۔ رانو کی ساس نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر رانو کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا۔ اطمینان رکھیے، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ تھوڑی سی آگ جلا دیں۔ اور نوید نے جھٹ سے قریب ہی آگ جلا دی۔ بابا جی نے آگے بڑھ کر رانو کے سر سے ایک بال توڑا اور اس پر کچھ پڑنے لگے، اور پھر انہوں نے بال کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تو آگ یکلخت بھڑکی اور ماحول تھوڑا سا گرم ہو گیا، اور پھر اچانک رانو کے منہ سے آہ کی آواز نکلی۔ بابا جی نے آگے بڑھ کر رانو کا دوپٹہ بھی آگ میں جھونک دیا۔ آگ مزید بلند ہو گئی۔ جن ہو، بدرو ہو، آسیب ہو یا کوئی ہمزاد ہو، اپنے آپ یہاں حاضر ہو جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں زبردستی یہاں بلوائیں گے۔ بابا جی نے اپنی گردن کو چاروں طرف گھماتے ہوئے کہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی کوئی رد عمل نہیں ہوا تو بابا جی نے پھر یہی الفاظ دہرائے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تم ہمیں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے ہو۔ میں چاہوں تو تمہیں ایک پل میں حاضر کر لوں، مگر میرے کچھ اصول ہیں جنہیں میں توڑنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، تمہارے پاس کچھ دیر کی مہلت ہے، حاضر ہو جاؤ۔ رانو کے گھر والے گھبرائے ہوئے ایک طرف کھڑے تھے کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ بہت ہی ڈھیٹ اور شریر معلوم ہوتے ہو۔ خیر، ہم نے تمہارے ساتھ بہت رعایت کر لی، اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بابا جی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جب انہوں نے ہاتھ باہر نکالا تو ان کے ہاتھ میں روشنائی کی دوات کے سائز کی کوئی ڈبیا تھی۔ تو بابا جی نے ایک مسکراتی ہوئی نظر اس ڈبیا پر ڈالی اور کچھ پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس ڈبیا کا ڈھکن کھول دیا تو ڈبیا میں سے ہلکے سبز رنگ کا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ بابا جی نے کچھ مخصوص اشاروں سے دھوئیں کو نہ جانے کیا کہا کہ دھواں باغ میں چاروں طرف پھیل گیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ انہیں کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز باغ کے اندرونی حصے سے آ رہی تھی۔ سب لوگ گھبرا کر بابا جی کی طرف دیکھنے لگے۔ گھبرائیں نہیں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ باغ کے اندرونی حصے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی جنگ ہو رہی ہو۔ کچھ دیر یہ سب جاری رہا، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ بابا جی کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر اچانک بابا جی سے 3-4 قدم کی دوری پر ایک سانپ نمودار ہوا۔ اس سانپ نے جلد ہی انسان کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے چہرے اور بدن سے بہتا ہوا خون اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ
अभी अभी उसके हाथों से पिट कर आया है। ओह, तो तुम हो जिसकी वजह से ये सब लोग परेशान हैं। यकीनन तुम्हारी वजह से इस लड़की की ये हालत हुई है। बाबा जी ने हाथ की उंगली से रानो की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसके पीछे पड़ गए हो? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये लड़की मुझे पसंद है और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे ज़बरदस्ती हासिल कर लेता हूँ। सामने खड़े वजूद ने कहा। गुस्से से उसकी आंखें अंगारा हो रही थी और चेहरे पर कर्ब अजियत के नुमाया आसार थे। देखो, तुम आतिशी मखलूक हो और ये इंसान, तुम दोनों का मेल हरगिज़ नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि ये शादीशुदा है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि इसे भूल जाओ और अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। नहीं जाऊंगा, तुमने जो करना है कर लो। अब वो हठधर्मी पर उतर आया था। ठीक है, नहीं तो ना सही। मैंने तुम्हें बहुत समझाया मगर तुम समझे नहीं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि ऐसी सज़ा दूंगा कि रहती दुनिया तक निशाने इबरत बन जाओगे। जिस तस्बीह पर बाबा जी विर्द कर रहे थे उन्होंने उस तस्बीह का रुख उस जिन की तरफ कर दिया तो तस्बीह से सफ़ेद रंग की शुआएं निकलना शुरू हो गई। फिर उन शुआओं ने देखते ही देखते उस जिन को अपनी लपेट में ले लिया। अब जिन की कर्बनाक चीखें माहौल को लर्जा रही थी। कुछ देर ये अमल जारी रहा, फिर वो शुआएं गायब हो गईं। मगर ये क्या, जिस जगह वो खड़ा हुआ था वहां अब एक मेंढक बैठा हुआ था जो अपनी टर्टर की आवाज़ से अपनी बेबसी सुना रहा था। तुम जैसों का यही हाल होना चाहिए, तुम इसी के मुस्तहिक हो। अब टर्टर करते रहना, आप लोग घबराएं नहीं। अब ये बिल्कुल बेज़रर है। मैंने इसकी सारी गैबी ताकतें छीन ली हैं। अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाबा जी ने कुछ पढ़कर रानो पर फूंका तो कुछ ही देर में रानो कसमसाकर उठ बैठी। रानो हैरानगी से बाबा जी की तरफ देख रही थी। बाबा जी ने आगे बढ़कर दस्ते शफकत उसके सर पर फेरा तो रानो ने अपने अंदर सुकून और राहत को महसूस किया। रानो की सास ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। नवीद ने आगे बढ़कर बाबा जी का शुक्रिया अदा किया। अरे, शुक्रिया अदा करना है तो उस परवरदिगार का करो जिसने मुझे ये सब अता किया। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे, ऐसे कैसे जा रहे हैं आप? खिदमत का मौका तो दीजिए हमें। नवीद आगे बढ़कर बोला। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नवीद के बेहद इसरार पर नवीद बाबा जी को उनके घर छोड़ आया। अगले दिन रानो के घर वालों ने बाग के मालिकों से हिसाब किताब किया और ठीक 2 दिन बाद वो सब उस बाग को छोड़कर अपने गांव वापस चले गए, क्योंकि अब वो बाग में रहकर मजीद कोई अजियत नहीं उठाना चाहते थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।